नमस्ते। आज हम उन सरकारी नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में मदद करते हैं। देखिए, मिलिट्री की जिंदगी से सिविलियन लाइफ में वापस आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है और इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं। अब हो सकता है ये आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन हम इन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं है, बल्कि ये उन सभी पॉलिसीज की नींव है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश के लिए पूर्व सैनिकों का सम्मान कितना गहरा है और ये भी बताता है कि देश उनकी देखभाल के लिए कितना कमिटेड है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पूर्व सैन्य की ऑफिशियल परिभाषा आखिर है क्या, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। फिर हम रिजर्वेशन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, उम्र और पढ़ाई में जो खास छूट मिलती है उसे जानेंगे और ये भी देखेंगे कि नौकरी में प्राथमिकता किसे मिलती है, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सरकारी फायदे का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है ये जानना कि सरकारी नियमों के हिसाब से पूर्व सैनिक असल में है कौन, क्योंकि अगर कोई इस परिभाषा के दायरे में फिट नहीं होता तो फिर आगे के नियम उस पर लागू ही नहीं होंगे। तो बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो पूर्व सैनिक वो है जिसने हमारी रेगुलर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस की है। अब यहाँ ये जो रेगुलर या नियमित शब्द है ना, इसका मतलब उन परमानेंट फोर्सेस से है जो हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं, ना कि किसी टेम्पररी या सपोर्टिंग फोर्स से। अच्छा, तो इस परिभाषा में कौन कौन शामिल है? देखिए, इसके कई अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कोई अगर अपनी पूरी सर्विस करके पेंशन के साथ रिटायर हुआ हो वो तो है ही, साथ ही अगर किसी को सर्विस के दौरान लगी चोट या किसी मेडिकल वजह से रिलीव किया गया हो तो वो भी योग्य हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ स्पेशल केसेस में टेरिटोरियल आर्मी और आर्मी पोस्टल सर्विस के लोग भी इसके दायरे में आ जाते हैं। अब बात करते हैं शायद सबसे बड़े बेनिफिट की, रिजर्वेशन। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो मौके हैं जो सरकार ने हमारे पूर्व सैनिकों को एक स्टेबल सिविलियन लाइफ देने के लिए अलग से रखे हैं। तो चलिए जरा इन आंकड़ों को समझते हैं। ग्रुप सी पोस्ट्स में जितनी भी सीधी भर्ती होती हैं उनमें से 10% नौकरियां पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व्ड हैं। ग्रुप सी का मतलब क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट्स जो किसी भी सरकारी दफ्तर की रीढ़ की हड्डी होती हैं। और 10% ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। यही 10% का रिजर्वेशन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल तक की पोस्ट्स पर भी लागू होता है। मतलब लीडरशिप रोल्स में जाने का ये एक जबरदस्त मौका है। और अगर ग्रुप डी पोस्ट्स की बात करें तो ये कोटा और भी ज्यादा है, पूरे 20%। ग्रुप डी में मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसी पोस्ट्स आती हैं जो हर ऑफिस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होती हैं। सरकार ने ये भी पक्का किया है कि इन रिजर्व्ड सीटों पर किसी और का हक ना आए। अगर किसी रिजर्व्ड पोस्ट को किसी दूसरे कैंडिडेट को देना भी पड़े तो उसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो पूर्व सैनिकों के अधिकारों को बचाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर किसी साल ये रिजर्व्ड सीटें भर नहीं पाती हैं तो वो लैप्स नहीं होती, उन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि मौका कहीं जाता नहीं है, वो बना रहता है। चलिए अब कुछ और शानदार फायदों की बात करते हैं जो मिलिट्री से सिविलियन लाइफ के सफर को आसान बनाते हैं। क्योंकि जब कोई सालों तक देश की सेवा करता है तो जाहिर है कि उसकी उम्र और एजुकेशन का ट्रैक आम लोगों से अलग होता है, और सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है। इसको समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 साल है। अब अगर किसी पूर्व सैनिक ने 10 साल फौज में सर्विस की है और उसकी असल उम्र 35 साल है तो उसकी उम्र गिनी जाएगी 35 - 10 यानी 25 साल, और वो इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। और ये जो छूट है ये सिर्फ ग्रुप सी या डी तक ही नहीं है, ग्रुप ए और बी जैसी हाई लेवल पोस्ट्स के लिए भी ये लागू होती है। इससे हमारे अनुभवी ऑफिसर्स को भी सिविल सर्विसेज में आने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है, सरकार मिलिट्री के तजुर्बे को फॉर्मल एजुकेशन के बराबर मानती है। जरा सोचिए, एक सैनिक जिसने 15 साल देश की सेवा की है, उसके अनुभव और अनुशासन को इतना कीमती माना जाता है कि उसे कुछ ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल माना जा सकता है, भले ही उसने सिर्फ 10वीं पास की हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन और छूट के अलावा सरकार कुछ खास कैटेगरी के पूर्व सैनिकों को नौकरी पाने में प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता भी देती है। ये एक तरीका है उन लोगों के असाधारण बलिदान को सलाम करने का। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विकलांग पूर्व सैनिक की सरकारी परिभाषा क्या है। ये उन बहादुर सैनिकों के लिए है जो देश की सेवा करते हुए किसी ऑपरेशन में या किसी मुश्किल इलाके में तैनाती के दौरान घायल हुए हैं। तो प्राथमिकता उन सैनिकों को दी जाती है जो सर्विस में डिसेबल हुए और उन परिवारों को जिन्होंने देश के लिए अपने किसी सदस्य को खो दिया। ये हमारे देश की उन लोगों के प्रति सीधी जिम्मेदारी को दिखाता है जिन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। तो काफी सारी जानकारी हो गई है ना। तो चलिए अब उन सभी जरूरी बातों को एक साथ बिल्कुल क्लियर तरीके से देखते हैं जो हमने अभी तक सीखी हैं। ये सब अधिकार हैं और इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? ग्रुप सी और डी में पक्का जॉब कोटा, उम्र में इतनी छूट कि एज लिमिट की चिंता ही खत्म हो जाए, एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके तजुर्बे को वैल्यू दे, और जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं उनके लिए प्रायोरिटी। और हाँ, एक और अच्छी बात, किसी भी सरकारी नौकरी के फॉर्म के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ती। ये एक बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। अगर इन नियमों को लेकर कोई भी दिक्कत आती है या ऐसा लगता है कि इन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हर सरकारी डिपार्टमेंट में एक संपर्क अधिकारी यानी लाइजॉन ऑफिसर होता है। ये खास तौर पर इन्हीं मामलों की देखरेख के लिए होते हैं और मदद के लिए मौजूद रहते हैं। नियम तो बहुत अच्छे हैं और उनके पीछे की सोच भी बहुत नेक है, पर असली सवाल ये है कि क्या ये हर जरूरतमंद पूर्व सैनिक तक पहुंच पा रहे हैं? ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जिन्होंने देश की सेवा की है उन्हें वो सम्मान और वो मौके जरूर मिलें जिसके वो हकदार हैं। और इसकी शुरुआत होती है सही जानकारी फैलाने से।